The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। 7 अप्रैल को एक तस्वीर आई थी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और दूसरी तरफ जॉन कैरी, क्लाइमेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि। तस्वीर के साथ खबर यह थी कि भारत यात्रा के दौरान जॉन कैरी ने पीएम मोदी से पर्यावरण पर बात की। इससे एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी भारत में थे, लेकिन पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हो पाई। टिप्पणीकारों ने इसका अर्थ यह निकाला कि भारत रूस के बजाय अमेरिका को तवज्जो दे रहा है। और उसी 7 अप्रैल को ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक ऑपरेशन किया, और सिर्फ किया ही नहीं, उसका ढिंढोरा पीट कर पूरी दुनिया को बताया कि देखिए, हम भारत के इलाके में जाकर ये कराए और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह की हरकतें लद्दाख में चीन करता है, वैसा ही कुछ समंदर में अमेरिका भारत के खिलाफ कर गया। तो क्या अमेरिका भारत को धमका रहा है? जिस अमेरिका को भारत दोस्त मानता है, उसने क्या दगाबाजी की है? आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो झारखंड के धनबाद का है। जिस हाईवे पर ये गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी पर एक कुआं हुआ करता था, जिससे गांव के लोग पानी भरा करते थे। क्योंकि कुआं हाईवे पर था, इसलिए हाईवे पर चलने वालों के लिए खतरनाक था। सो एनएचएआई ने रातों रात कुआं पाट दिया, जिसके बाद गांव वालों के पानी का एकमात्र स्रोत छिन गया। इसके विरोध में गांव वालों ने हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम हुआ तो प्रशासनिक अधिकारियों ने टैंकर के जरिए गांव वालों को पानी मुहैया करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। अधिकारियों ने बताया कि एनएचएआई सुरक्षित स्थान पर नया कुआं बना रहा है। हाईवे के बीच कुआं बड़े हादसे की वजह बन सकता था, इसलिए इसे पाट दिया गया। अधिकारियों की बात सही है, हाईवे के बीच मौजूद कुआं पाटा जाना जरूरी था, लेकिन उन गांव वालों का क्या जिनके लिए ये कुआं पानी का एकमात्र स्रोत था? कुआं पाटने से पहले ही अगर पानी की व्यवस्था कर दी जाती तो धरना प्रदर्शन की नौबत आती ही नहीं। हमारे सरकारी सिस्टम की विडंबना देखिए। पानी पहले जरूरी है या सड़क जरूरी है, ये भी तय नहीं कर पाते। आवाम को प्रदर्शन करके ये भी बताना पड़ता है। चलते हैं अब दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी में कोरोना की अपडेट। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,31,968 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 780 लोगों की मौत हुई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,79,608 पहुंच गई है। बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में पूर्ण या आंशिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली में राज्यव्यापी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से पूरी तरह से लॉकडाउन है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आज नागपुर से एक तस्वीर आई, जहां सेंटर पर बोर्ड लगा दिया गया है कि सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सेंटर पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आए एक व्यक्ति ने बताया कि सेंटर पर वैक्सीन नहीं है। अस्पताल का कहना है कि उन्हें नहीं पता वैक्सीन कब आएगी। बीते दिन में महाराष्ट्र के करीब आधा दर्जन जिलों में वैक्सीनेशन का काम रोकना पड़ा था, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के अलावा यूपी, झारखंड और ओडिशा के कई सेंटर्स पर भी वैक्सीन खत्म होने की बात सामने आई है।
हालांकि केंद्र सरकार लगातार इससे इनकार कर रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 9.8 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। 2.8 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक है जो राज्यों को सौंपा जा रहा है और 1.9 करोड़ वैक्सीन पाइपलाइन में है जो सरकार के पास पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि राजनीति परक झगड़ों में उलझे बिना केंद्र और राज्य टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण की इस बेलगाम रफ्तार को धीमा किया जा सके। दूसरी सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के शोपियां और त्राल में हुई 2 मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। शोपियां में 5 जबकि त्राल में 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें अंसार गजवात उल हिंद का कमांडर इम्तियाज शाह भी शामिल है। एनकाउंटर के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। कश्मीर जोन के आईजी ने इम्तियाज के मारे जाने की पुष्टि की है और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। पुलिस दावा कर रही है कि इस एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में अंसार गजवात उल हिंद संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस संगठन को अलकायदा का भारतीय वर्जन बताया जाता है। इससे पहले 2019 में भी अंसार गजवात उल हिंद को पूरी तरह से खत्म करने का दावा पुलिस ने किया था, लेकिन फिर इस संगठन से जुड़े कुछ और आतंकियों के जिंदा रहने की बात सामने आई थी। अब आखिरी 7 आतंकियों को मारने के बाद पुलिस इस संगठन के खात्मे का दावा कर रही है। तीसरी सुर्खी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से आई है। LAC पर तनाव कम करने के लिए आज भारत और चीन के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख के चुशूल में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11वें दौर की मीटिंग में भारत डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स वाले इलाके में डिसएंगेजमेंट का मुद्दा उठाएगा। बैठक से एक दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाले बाकी क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटते देखना चाहता है क्योंकि इससे ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल हो सकती है। 9वें दौर की मीटिंग के बाद दोनों देशों ने पैंगोंग सो झील से सटे इलाकों से डिसएंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट के साथ साथ पूरी तरह से डीएस्केलेशन होना बाकी है। इससे पहले 20 फरवरी को हुई 10वें दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि पैंगोंग सो झील क्षेत्र से सैन्य वापसी LAC पर अन्य मुद्दों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बातचीत में भी भारत ने तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेप्सांग क्षेत्रों से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दिया था। तो ये थी दिन की सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर की शुरुआत एक पुराने किस्से से करते हैं। 1971 के साल का दिसंबर महीना, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और इस युद्ध को लेकर दुनिया के देशों में खेमेबाजी भी चल रही थी। अमेरिका पाकिस्तान के पाले में था तो सोवियत संघ से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मिल रहा था। जब पाकिस्तान की हार लगभग तय हो चुकी थी तो अमेरिका ने अपने तरकश से आखिरी तीर भारत की तरफ चलाया। अपने समुद्री बेड़े USS एंटरप्राइज को अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना किया। आधिकारिक वजह यह रखी गई कि ढाका से अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्धपोत भेजा जा रहा है। हालांकि इस फैसले से एक दिन पहले ही अमेरिकी लोगों को ढाका से निकाला जा चुका था। तो असल में अमेरिका ने ये क्यों किया था? भारत को डराने और पाकिस्तान को मदद का भरोसा देने के लिए। यह मकसद बाद में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिक्लासिफाइड हुए दस्तावेजों में भी सामने आया था। अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो अपने दोस्तों का मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता। हालांकि अमेरिकी बेड़े के पीछे सोवियत संघ ने भी अपना बेड़ा तैनात कर दिया था और ऐसे हालात हो गए थे कि कुछ भी गड़बड़ हुआ तो युद्ध और बड़ा हो सकता है। अमेरिका के युद्धपोतों का मूवमेंट कोई छोटी घटना नहीं है। इस घटना को बाद में कई तरह की आशंकाओं के प्रिज्म से देखा गया, जैसा कि क्या होता अगर उस अमेरिकी बेड़े का सामना भारत के युद्धपोत से हो जाता, या क्या होता अगर अमेरिका का ये स्टंट गलतफहमी के चलते एक समुद्री जंग में तब्दील हो जाता, क्योंकि सोवियत संघ की नेवी भी अमेरिका के पीछे थी, ठीक पीछे। जिस युद्धपोत की हम बात कर रहे हैं उसके कप्तान थे जुमवॉल्ट। बाद में उन्होंने एक सेमिनार में इस किस्से का जिक्र भी किया था। जुमवॉल्ट ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से पूछा था कि भारत के युद्धपोत से सामना हो जाए तो क्या करना है। किसिंजर का जवाब था, ये आप तय कर लेना कि क्या करना है।
तो ये तो 1971 की घटना थी, 50 साल पहले की। अब वैसी परिस्थितियां नहीं है, ना भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और ना भारत अमेरिका में कोई दुश्मनी है। लेकिन अब अगर अमेरिका का युद्धपोत बिना बताए भारत के इलाके में चला आए तो क्या हो? और उसी 7वें बेड़े के जहाज जो 1971 में अमेरिका ने भारत की तरफ रवाना किए थे और भारत को इसकी भनक तक ना लगे। ठीक ऐसा ही हुआ है। 2 दिन पहले अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत के इकोनॉमिक जोन में घुसकर निकल गया और भारत को भनक भी नहीं लगी। और अमेरिकी जहाजों के भारतीय समुद्री जोन में आने से भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका दुनिया को यह बात बता रहा है, कह रहा है कि देखो, भारत जिस समंदर को अपना इकोनॉमिक जोन बताता है, हम उसमें जाकर आए हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो क्यों अमेरिका भारत के समंदर में घुसकर भारत को ही चिढ़ा रहा है? कैसे हुआ, कहां हुआ और अब भारत क्या कर रहा है? इन सवालों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अमेरिका के 7वें बेड़े को समझिए। यह अमेरिकी नौसेना के फॉरवर्ड पोजीशंस पर तैनात बेड़ों में सबसे बड़ा है। हिंद और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशन 7वें बेड़े के जिम्मे होते हैं और करीब 12 करोड़ वर्ग किलोमीटर का समुद्री एरिया 7वें बेड़े के दायरे में आता है। इस बेड़े में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, यानी बहुत ही विशाल बेड़ा है और अमेरिकी नौसेना का एक मजबूत अंग भी। इस बेड़े की ज्यादातर एक्टिविटी साउथ चाइना सी में चीन को काउंटर करने के लिए होती हैं और इसी के लिहाज से इस बेड़े के रूटीन मूवमेंट भी होते रहते हैं। अब आते हैं इस पर कि ये भारतीय समुद्री जोन में क्या कर रहा था। भारतीय नौसेना को इसकी जानकारी थी या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया को इसके बारे में अमेरिका ने ही खुलकर बताया है। अमेरिका ने कहा कि हमने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन यानी FONOP किया है, यानी समुद्र में संचालन की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है। अमेरिका की 7th फ्लीट के आधिकारिक पेज पर बाकायदा इसका ऐलान किया गया है। यहां जो लिखा है वो भारत को चिढ़ाने वाली भाषा में है। इसमें लिखा है कि 7 अप्रैल को US जॉन पॉल ने नेविगेशन अधिकारों और स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया और लक्षद्वीप के पश्चिम में 130 नॉटिकल माइल्स तक गए, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गए और भारत की बिना इजाजत के गए। ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक है। आगे इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि भारत ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलिट्री एक्सरसाइज की पहले से सहमति लेना जरूरी कर रखा है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं है। इसमें आगे लिखा है कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक इलाके में रोजाना ऑपरेशन होते हैं और जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू है वहां अमेरिका उड़ेगा भी, समंदर में जहाज भी चलाएगा। आखिरी पैरे में लिखा है कि हम ये पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करेंगे और ये एक देश के खिलाफ नहीं है और ये ना ही कोई राजनीतिक स्टेटमेंट है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका कह रहा है कि भारत समंदर को लेकर जो दावा कर रहा है वो हम नहीं मानेंगे। अब भारत ने इस पर क्या कहा? शुक्रवार शाम को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर बयान जारी किया। इस बयान में भारत ने समुद्री कानून पर UN के कन्वेंशन के बारे में अपनी पोजीशन दोहराई। कहा है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर उस देश की सहमति के बिना कोई दूसरा देश अभ्यास या मैन्यूवरिंग या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसमें हथियार या विस्फोटक शामिल हो। अमेरिका की US पॉल फारस की खाड़ी से मलक्का स्ट्रेट जाते हुए मॉनिटर किया जा रहा था और राजनयिक चैनल के जरिए अमेरिका के सामने चिंताएं जाहिर कर दी गई हैं। खैर, अमेरिका ने जो किया वो भारत के लिहाज से कितना गंभीर है इसे थोड़ा और समझते हैं। समुद्री सीमाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन है, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी 1982, शॉर्ट में UNCLOS। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और हम इसे मानते हैं। इसके तहत तट से 12 नॉटिकल मील का एरिया किसी भी देश की समुद्री सीमा होगी। 12 से 200 नॉटिकल मील का इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, शॉर्ट में कहते हैं EEZ। लक्षद्वीप के पास इसी इलाके में अमेरिका के जहाज घुसे हैं। EEZ को लेकर हर देश ने अपने नियम बना रखे हैं। जैसे चीन कहता है कि बिना इजाजत के कोई उसके EEZ में दाखिल नहीं हो सकता। भारत कहता है कि अगर कोई सैन्य अभ्यास है, मैन्यूवर हुआ है तो भारत को सूचित करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक 2007 से 2017 के बीच कई बार US इस तरह से भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता रहा है, लेकिन 7 अप्रैल जैसा बयान पहली बार जारी किया गया है। अब इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी समझते हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पेट्रोल्स जो हैं
पहले से होते आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने करीब 40 साल से इसकी शुरुआत की है। 1979 से वो लगातार फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करते आ रहे हैं और पिछले 30 साल में जो मैंने देखा है कि सिर्फ 10 ऐसे साल ऐसे हुए 10 इयर्स में सिर्फ उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन पेट्रोल्स नहीं किए इंडियन ईईजेड में। लेकिन ये पहली बार है कि उन्होंने इतनी एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट इशू किया है, जो आपने देखा ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इंडिया की परमिशन लिए बगैर हमने ये किया है और उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो ये सबसे गंभीर इशू है इस मामले में कि उन्होंने एक इस तरह की एक स्टेटमेंट इशू करने की ये की है। अगर हो सकता है अगर उन्होंने ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशनल पेट्रोल कर भी दिया होता तो शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होता, लेकिन ये स्टेटमेंट की वजह से अब ये पूरी बात को फोकस में लाया जा रहा है। ये एक बहुत ही एक आश्चर्यपूर्ण बात है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने जिसने यूनक्लॉस को साइन किया है लेकिन रैटिफाई नहीं किया है, वो हर देश से ये चाहते हैं कि वो इस पे अमल करें, इनके कानूनों पे अमल करें। और चाइना एक ऐसा देश है जो यूनक्लॉस साइन करके रैटिफाई करने के बावजूद भी उसके सारे जो प्रोविजंस हैं उसको लगातार तोड़ती आ रही है। तो ये दो बड़े देशों की एक तरह से एक डबल स्टैंडर्ड्स कहा जाता है कि उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है और बाकी सारे देशों के लिए दूसरी सेट ऑफ रूल्स है। और इससे साफ यही बयान होता है, जाहिर ये बात जाहिर होती है कि माइट इज राइट, जिसका मतलब जिसकी लाठी उसी का भैंस। उस तरह से यूएस और अब चल के चाइना भी इसी अपने खुद के कानून बना के चलने में बहुत अपने आप को बहुत माहिर समझते हैं। क्वाड की जो बात चल रहा है काफी दिनों से, शायद इंडिया अब उसको उस पे एक रीथिंक भी कर सकती है कि हो सकता है आगे चल के यूएस जो है अपने उनकी कोई दोस्त नहीं है, परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं है। जैसे कहा जाता है पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज नहीं है, सारे परमानेंट इंटरेस्ट ही होते हैं। तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि क्या हम पूरी तरह से इंडिया को कमिट करना चाहेंगे क्वाड में, जब यूएस खुद ही हमारे ये कानूनों का उल्लंघन करती है या टेरिटोरियल वाटर्स पे वो इंट्रूजन्स करती है और इस तरह के स्टेटमेंट्स इस तरह से बयान जारी करना चाहेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आगे चलकर शायद एक रीथिंक हो सकता है कि हमें इतना करीब नहीं आना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, क्योंकि हो सकता है हमारे साथ भी कल यही हो जाए जो चाइना के साथ आज हो रहा है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने लिखा है कि ये बड़ी विडंबना है। भारत यूएन के समुद्र पर बने 1995 के नियमों को मानता है। अमेरिका ने आज तक इस पर साइन नहीं किया। अमेरिका ने जो किया वो हमारे घरेलू नियमों का उल्लंघन है। ब्रह्म चेलानी जैसे और भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि ये किसी भी तरह से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं है। अमेरिका का ये कदम हैरान करने वाला है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और अमेरिका दोनों सहयोगी हैं। इनकी नौसेनाओं के साझे अभ्यास होते रहते हैं। समंदर में चीन की दबंगई से मुकाबले करने के लिए दोनों एकजुट हैं। और अब अमेरिका अपने ही साझेदार भारत से कह रहा है कि जिसे आप अपना समंदर मान रहे हो वो आपका है ही नहीं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होने चाहिए। ये थी आज की बड़ी खबर। अब चलते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण का मतदान कल यानी 10 अप्रैल को होगा। आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तक 3 चरणों में बीजेपी को बंगाल की जनता ने अप्रत्याशित जन समर्थन दिया है। हमारे आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीटें हमें आ सकती हैं। तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट 63 टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। उधर चुनाव आयोग ने
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और नोटिस थमा दिया है। नोटिस में चुनाव आयोग ने ममता के उन बयानों का जिक्र किया है जिनमें वे केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही हैं। आयोग ने कहा है कि सीआरपीएफ समेत सभी अर्धसैनिक बलों की चुनाव करवाने में अहम भूमिका रही है। वे निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाते हैं। ममता का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। अगर ममता जवाब नहीं देती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मुस्लिमों के एकजुट हो जाने वाले बयान पर ममता को नोटिस भेजा था। द लल्लन टॉप की 3 टीमें पश्चिम बंगाल में चुनाव कवरेज के लिए मौजूद हैं। प्रशांत मुखर्जी ने सिंगूर में अमित शाह की रैली में आए लोगों से बात की। सुनिए। ये रैली में आई थी दीदी आज आप? किसकी रैली थी? इधर आइए, इधर आइए, इधर। किसकी रैली थी दीदी? कच्छ का ये नाम क्या क्या? अच्छा ये बताइए एक बार, क्या नाम है आपका? सोनिया देवी। सोनिया देवी कहाँ के रहने वाली हैं दीदी? नवादा जिला। नवादा बिहार से आई हैं? हाँ। तो यहाँ के इधर थोड़ा हट जाइए। नवादा बिहार से हैं। तो इस रैली में कौन लेके आया आपको? हमको मालिक लेकर आया। कहीं काम करती हैं दीदी आप? हाँ। कहाँ काम करती? भट्ठा पर। हाँ? भट्ठा पर, ईंट के भट्टे में। नसीबपुर। दीदी आप बहुत अच्छा बात कर रही हैं। थोड़ा इधर आइए ना, इधर आइए। हाँ, ये क्या नाम है दीदी आपका? ना हमको नाम है सोनी देवी। सोनी देवी कहाँ से आई हैं दीदी? नसीरपुर से। हाँ। तो कौन है आपका मालिक भैया? कौन है आपका मालिक? मोहित घोष। मोहित घोष मालिक है आपका? हाँ। तो आपको ये रैली में वही लाने बोले हैं क्या? हाँ, वही लाने बोला है रैली में। अच्छा। हाँ। तो क्या बोला है? पैसा दिया है कुछ लाने के लिए? कुछ भी नहीं दिया है। कुछ भी नहीं दिया? कुछ भी नहीं, नाश्ता तलक नहीं दिया है। तो सुबह से भूखे हैं? सुबह से भूखे चला जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि नाश्ता नहीं दिया तो क्या बोला आपको? आज रैली में जाना, आज काम नहीं करना? आज काम नहीं करना, रैली में जाना खाली बोलता है। कितना पैसा देते हैं आप लोगों को? हम लोग के अभी 1 रुपये नहीं दिया है। नहीं, वैसे हफ्ते का कितना पैसा देता है? हफ्ता के 400 रुपये आदमी देता है। तो आपको भी 400? आपके पति भी हैं क्या इसी का? हाँ, इसी में सर। बच्चे भी यही हैं? बच्चे भी है। यहीं पैदा हुए थे या आप? हाँ, घर से पैदा हुआ है। घर पे पैदा हुआ है। हाँ। इनका देखभाल कैसे करती हैं दीदी आप? ये आप ऐसे खेलता है, उतनी में गुजारा करता है। तो आपको भी 400 रुपए देता है, आपके पति को भी 400 हफ्ते का? हफ्ते के 800 रुपया होता है। 800 रुपए दोनों को मिला के देता है? हाँ, दोनों को मिला के 800। सौरभ द्विवेदी ने टीएमसी के नेता और 2 बार के राज्यसभा सांसद सुखेंदु रॉय से बात की। सुनिए इंटरव्यू का हिस्सा। आपने कहा कि हर चुनाव में भारी बहुमत मिला, लेकिन 2019 के चुनाव में इसी बंगाल से बीजेपी के 18 कैंडिडेट जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा सीट था, हमारा 22 सीट था। आप संतुष्ट थे? आपकी 22, उनकी 18? संतुष्ट नहीं थे। तो आपने अपनी जमीन खोई ना? जमीन देखिए, ये तो सिचुएशन ऐसा होता है भाई हिंदुस्तान की, कह रहे हैं हर जगह, दुनिया के हर देश में चुनाव जब आती है उस समय जो चुनाव का माहौल जो पैदा होती है, और आप लोगों का योगदान भी बहुत है उसमें। हम लोगों का? हाँ, कैसे? जी, जैसे कि गोदी मीडिया बन गया अभी सारा हिंदुस्तान। ये लल्लन टॉप में नहीं, आज गोदी मीडिया बन गया। और अमित शाह जी ने हमारा पास वीडियो है, वीडियो क्लिपिंग है। हाँ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि वो बोल रहे हैं किसी को, मतलब मान लीजिए कि धमकी दे रही है। अच्छा। कि सब मीडिया तो हमारे पास आ गए हैं कब्जे में, सिर्फ तुम ही आया नहीं, तुम भी चुनाव के बाद आ जाओगे। अमित शाह के कल के रोड शो का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एबीपी आनंदा के पत्रकार से कहा कि आप लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन चुनाव के बाद आप भी साथ आ जाएंगे। मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में नहीं बताया, ना बताऊंगा। लेकिन अमित शाह जी ने कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बोला कि सब मेरे साथ है, सब हमारे कब्जे में है, सिर्फ आपने आया नहीं, लेकिन चुनाव के बाद आवाज़ दे। इसका मतलब क्या है? एक गृह मंत्री, चुनाव जब चल रही है बंगाल में, एक मीडिया हाउस जिसको हम 4th स्टेट बोलते हैं, हम जो बोलते हैं कि मीडिया का रोल हमारे डेमोक्रेसी के लिए अहम होती है, तो अगर इस तरह अगर गृह मंत्री उसको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करे या धमकी दे, तो इसका बुरा असर तो लोकतंत्र पर होता ही है। तो 22 सीट हमको मिला, उनको 18 सीट मिला पिछले लोकसभा चुनाव में। उस समय जितना पैसा डाला गया, उस समय जितना असामाजिक तत्वों को बाहर से लाया गया, तो उसका नतीजा हुआ। और हमारे भी बाहर के असामाजिक तत्व आके 18 सीटें जिता गए। हमारा भी बहुत सारी जगह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम था। वो पिछले कई साल में
19 के बाद ये 2 साल में हमने वो जो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस कहीं कहीं था वो हमने रिपेयर कर लिया। चलिए, आपने गोदी मीडिया की बात कही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं तो आम सभा में बोलता हूँ। जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसा है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि हम डिजिटल मीडिया है। और दूसरी बात आपने कही डिजिटल मीडिया भी देखिएगा जी, ये इतना बहुत सारे डिजिटल मीडिया कहाँ से आ गया अचानक ये चुनाव के समय। जैसे कि बंगाल में भी जो चैनल नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे, 8-10 ऐसा 7-8 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब कभी भी बंगाल में उसका उपस्थिति नहीं था, अचानक आ गए। और हम जानते हैं कि चुनाव होने के बाद ये चले भी जाएंगे। तो आपका डिजिटल मीडिया में भी आप देखिएगा, आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे कि वहाँ भी बहुत सारे डिजिटल वेबसाइट वगैरह आ गया जो कि चुनाव के बाद उसका नाम और निशान आप नहीं देख पाओगे, तो मुझे विश्वास है। आप सर ललन टॉप देखा करिए, 5 साल से चल रहा है, यूट्यूब पे नंबर 1 है। मैं ना तो यूट्यूब देखता हूँ, मैं टीवी चैनल भी बहुत ध्यान से नहीं देखता हूँ। तो आप सोशल क्योंकि नहीं, मैं अनसोशल हूँ, इसलिए सोशल मीडिया नहीं देखता। यस, चलिए, दैट्स अ वेरी बोल्ड एडमिशन। ममता बनर्जी जी की हम लोग बात कर रहे थे। एक बड़ा, अगर कोई सोशल मीडिया एंटी सोशल का रोल प्ले करे तो मुझे अनसोशल होना ही बेहतर होगा, इसलिए मैंने अनसोशल बन गया। पर ये तो सर आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, किसी भी मीडियम को। मीडियम में बुराई थोड़ी ना है, उसको यूज करने वालों में। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। हमारा तो कहने का मतलब यही था, मैंने नाम लिया था अमित शाह जी का। क्यों नाम लिया? इसी को समझाने के लिए कि भारत की गृह मंत्री, देश की गृह मंत्री किस तरह बर्ताव कर रहे हैं मीडिया के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। ऐसा क्यों होगा? इसका पहले तो कभी नहीं हुआ। एक इमरजेंसी का समय में हुआ था, वो भी कानूनी तौर पर हुआ था, सेंसरशिप का कानून था, और कानूनी तौर पर से सेंसरशिप किया था, वो बुरा था। और आज भी आदमी चर्चा करते हैं कि जो कुछ किया गया था उस समय वो बुरा हुआ था। लेकिन आज बगैर सेंसरशिप का जितना बड़ा सेंसरशिप हो रहा है, जितना बड़ा आपका कब्जा करने का जो सिलसिला जारी किया गया, ये हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ और हम नहीं चाहते कि आगे भी ऐसा हो। पर आप निश्चित रहिए, आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ कोई सेंसरशिप नहीं है, मैं तो पूरा का पूरा रहेगा। मैं आपको तो बोला नहीं, आप इतना क्यों अपने पर क्यों ले रहे हैं? मैंने बोला गोदी मीडिया, तो मैं तो आप नहीं बोला कि आपका मीडिया गोदी मीडिया है। हमारा है भी नहीं सर, हमें और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ये बताइए, अगर आपको मैं गोदी मीडिया समझता तो मैं आपसे इंटरव्यू नहीं देता। ये भी ठीक है सर। ये सारे इंटरव्यू, सारी रिपोर्ट्स विस्तृत रूप से आपको ललन टॉप के YouTube चैनल, वेबसाइट्स पर भी मिलेंगी। जरूर देखिए ललन टॉप की पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।